वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हाँ बट के साथ, इधर क्यों लिखा है? तमाजे सामू क्यों ना જોઈ લો तमा चुंदो सर इतने तो क्यों लिखियो तमा बट इज ही ऑल्सो कॉन्फिडेंट वगैरह ये तमा छो मुके नहीं इतने तो करे छे जो नो इज शादी कर नो और खुद नेगेटिव है ये नाइदर है नाइदर इन नोर भाई सिनोनिम है भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड जने मैं शुरू में अच्छे तो पूर्ण स्ट्रक्चर केड़ी देनी इनवरियन वाली देनी असा उन करे इनवरियन करे जो मां शुरू में अच्छी वीडियो तुम्हारे सो नोर शुरू में अच्छी ठीक है नोर शुरू में अच्छी सब्जेक्ट में अच्छी किलोस की तो नाइन दिसो इपई किलोस की हाने असा जो 2 किलोस की कोरिलेटिव आई कोरिलेटिव कंजंक्शन 2 किलोस है इतने घना किलोस है समझो आता इनमें घना किलोस बाकी वाली हिकिड़ो ॿ किलोस चइबो सब्जेक्ट वर्ब खे मतलब काउंट कयो हिकिड़ो सब्जेक्ट इहो आयो ॿियो वर्ब इहो आहे ॿियो ॿुधायो सब्जेक्ट वर्ब किथे आहे आए को कोने हिकिड़ो किलोस थी वियो सिंपल सेंटेंस हिकिड़ो किलोस ठीक है इतने तव्हां ॾिसो हिकिड़ो वर्ब इहो पियो आहे ॿियो सब्जेक्ट एक वर्ब ये पढ़ा है दूसरा सब्जेक्ट ये ठीक है एक पढ़ा है एक वर्ब ये पढ़ा है दूसरा सब्जेक्ट ये पढ़ा है तो इधर देखो मतलब हमारे पास दो सेंटेंस था तो अब ये इन्वर्जन नेगेटिव है नेगेटिव के बाद हेल्पिंग वर्ब कोशिश करें एक जैसा टेंस सकते दोनों के लोग के अंदर देखो इधर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि नेगेटिव वर्ब ये भी नेगेटिव वर्ब ठीक है ना और ये हेल्पिंग वर्ब ये देखो सब चलो इस पे बात करेंगे ठीक है सेव करो तुम्हारी प्रोजेक्ट पार्ट डिफेंस हेलो। अच्छा, मैं आपको कल बता रहा था कि कुछ ग्रुप ट्रेंड्स हैं जो नई किताब में नहीं है, मगर जो पुरानी किताब है उसके अंदर मौजूद हैं। उनमें एक इस्लाह की डेंसी का ट्रेंड है, इस्लाह की हेटेशन थेरेपी की ट्रेंड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड। ठीक है, ये 3 ट्रेंड है जो अभी नई किताब में तो नहीं है मगर पुरानी किताब में मौजूद है। और फिर सोचा ये कि इनके लिए फिर जो है कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर फिर उसमें समझा दूं कि फिर जो बच्चा लेना चाहता है वो ले ले, जो नहीं लेना तो भरना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कोई इस तरह का कोई रिलेटेड कोई चीज आ सकती है। ठीक है, तो उसका आइडिया होगा, उसको कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम वही पढ़ रहे हैं जो इस बुक का सिलेबस है। अच्छा, एक नई चीज कल ऑब्जर्व मैंने की कि किसी स्टूडेंट्स ने कहा कि अभी जो किताब इंटर की न्यू किताब है, ये न्यू एडिशन जो है
कर दी है नई एडिशन में। ठीक है, नई एडिशन मैंने भी नहीं देखी, मगर स्टूडेंट्स किसी के पास, इंटरव्यूअर के पास थी, उसने बताया कि सर ये तो उसमें चेंजिंग है, नई किताब में आई है। मैंने कहा चेंजिंग सही है फिर। ठीक है, अभी भी काफी चीजें चेंजेस आएंगी आगे। अच्छा, अब आते हैं लिथियम एंड बेरिलियम डिफर फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। देखो लिथियम एंड बेरिलियम, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। देखो यूनिक नेचर से मुराद है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के साथ मैच नहीं करती कंप्लीट। मतलब लिथियम थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपने ग्रुप के मेंबर से, और जो बेरिलियम है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के हिसाब से थोड़ी क्या है, डिफरेंट है। तो अब आते हैं यूनिक नेचर ऑफ द लिथियम। लिथियम की यूनिक नेचर ये बुक में नहीं है, ये आपको मैं पढ़ा इसलिए लेता हूँ कि ताकि आपको लिथियम का भी पता चल जाए बेरिलियम के साथ साथ, कि लिथियम की जो नेचर है वो भी चेंज है, तो बेरिलियम की चेंज है, लिथियम की भी चेंज है। तो यूनिक नेचर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो लिथियम डिफर फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज। इनका एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉलर है। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो याद करो चार्ज डेंसिटी का भी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज ऑफ आयन डिवाइड बाय साइज ऑफ आयन। तो हाई चार्ज डेंसिटी इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है, एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब कौन कौन से पॉइंट चेंज हैं। लिथियम इज मोर हार्ड देन अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम जो है वो ज्यादा हार्ड है अल्कली मेटल से और अदर अल्कली मेटल से। नंबर टू, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट आर लेस फिल्ड विद वाटर। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, जबकि जो दूसरे हाइड्रोक्साइड से वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। देखो बाकी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मगर उसके मुकाबले में लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल भी है और वीक बेस भी है। अच्छा, लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बाकी अल्कली मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बाकी अल्कली मेटल्स क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो
lithium carbonate is unstable. Decompose on heating. Decompose on heating. Why other alkali metal carbonate are stable? Do not decompose. आईटी तो ये जो लिथियम कार्बोनेट है वो अनस्टेबल है। ठीक है, देखो लिथियम कार्बोनेट जो है Li2CO3, जब इसको आप हीट देंगे तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसके अंदर, लिथियम ऑक्साइड में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि दूसरा सोडियम कार्बन डिकम्पोज नहीं होता, पोटेशियम कार्बन भी डिकम्पोज नहीं होता है, मगर लिथियम कार्बन क्या होता है, डिकम्पोज होता है, क्योंकि लिथियम लेस इलेक्ट्रोपासिव है। अच्छा, लिथियम हेलाइड और कोलेट नेचर। जो लिथियम हेलाइड्स हैं वो हैं लिथियम आयोडाइड, क्लोराइड, ये क्या है, कोलेट नेचर में है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के अंदर क्या है, सोल्यूबल है, जैसे लिथियम आयोडाइड होगा अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होगा, लिथियम क्लोराइड के अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है। अच्छा, लिथियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म lithium nitride, other alkali metal do not combine with nitrogen। तो लिथियम कंबाइन विथ नाइट्रोजन, लिथियम जो है वो कंबाइन होता है नाइट्रोजन के साथ और क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। अदर अल्कली मेटल डू नॉट कंबाइन विथ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते, मगर लिथियम जो था वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। देखो देखो लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बना देता है, लिथियम नाइट्राइड बन गया। जबकि दूसरे जो अल्कली मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते, तो ये भी डिफरेंस हो गया था। अच्छा, लिथियम नाइट्रेट जो लिथियम नाइट्रेट है डिकम्पोज
to form lithium oxide, NO2 and oxygen. अच्छा, सोडियम नाइट्रेट decompose to form sodium nitrite and oxygen. तो फर्क है, देखो लिथियम की नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, NO2 बनता है और ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्राइट बनेगा और दूसरा क्या मिलेगा। तो इसमें भी देखो डिकम्पोजिशन में भी क्या क्या फर्क है। देखो लिथियम जो नाइट्रेट है, जब उसको हम हीट देकर डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है और क्या बनाएगा, NO2 गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो। देखो यहाँ पे 2 लगेगा तब ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 हो गई, तो इसमें 6 है। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे NO2 लगेगा, 2 लगेगा। यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन का अब बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 1 5 और 1 ये, यहाँ पे हाफ मोल। अच्छा, जब इस NO3 को जब आप हीट देकर डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaNO2 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, हाफ मोल मिलेगा किसका, ऑक्सीजन गैस का। तो इसका देखो डिकम्पोजिशन में भी फर्क है, इनका जो कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन में भी क्या है फर्क है, सोल्यूबिलिटी का भी क्या है फर्क है। कंपाउंड जो है लिथियम के ज्यादातर कोवैलेंट नेचर रखने वाले कंपाउंड हैं, जैसे हेलाइड्स इनके कोवैलेंट नेचर रखते हैं, इनके जैसे वो आर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, लिथियम की एडिशन एंथैल्पी ज्यादा है, साइज उसका छोटा है। लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, अदर अल्कली मेटल से क्या है ज्यादा होता है, ठीक है। लिथियम जो होता है वो बाकी अल्कली मेटल से क्या है, हार्ड है। बाकी अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये लिथियम और बाकी अल्कली मेटल्स के अंदर जो डिफरेंस था। अब आते हैं यूनिक नेचर ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम भी अपने ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट है। तो जो बेरिलियम है वो भी डिफरेंट है फ्रॉम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, because of smaller atomic size. Smaller atomic size है इसकी। हाई चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है, हाई है। एंड हाई हीट ऑफ एडिशन, इसकी जो एडिशन एंथैल्पी है वो भी क्या है ज्यादा है। इसके अंदर पोलराइजेशन की स्ट्रांग होती है। पोलराइजेशन का मतलब वाटर के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर के साथ इंटरेक्ट वही आयन ज्यादा करता है जिसका साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होती है। तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम हो गया, लिथियम की पोलराइजेशन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन वाटर के साथ ज्यादा होगी। सेकंड ग्रुप में ज्यादा जो इंटरेक्शन होगी बेरियम आयन की होगी, बेरियम आयन, क्योंकि इसको +2 चार्ज है, ठीक है इसलिए। अच्छा, अब बताइए इसका फर्क क्यों है। पहली बात, बेरियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स,
because of smaller atomic size. Smaller atomic size की वजह से. Other alkaline earth metals form covalent compounds. Other alkaline earth metals form ionic compounds. तो BeCl2 कोवैलेंट कंपाउंड है. BaCl2 या CaCl2 सेकंड. B is more harder. Like iron. जो Be है वो इतना हार्ड है जितना आयरन हार्ड होता है. ठीक है, इतना हार्ड है. अच्छा, बी इतना, इसका जो है ना, इसमें जो ग्लास समझ के इसके ऊपर स्क्रेच भी पड़ सकते हैं. मतलब गिलास जैसे लोहा, जो लोहा होता है वो गिलास के ऊपर क्या कर देता है, स्क्रेच कर देता है. तो ये इतना हार्ड है आयरन की तरह के गिलास के ऊपर क्या कर देगा, स्क्रेच कर देगा. ठीक है, तो इसका मतलब Be इज मोर हार्डर देन अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वो इतना हार्ड नहीं है जितना बेरिलियम है. ठीक है, उसके बाद है थर्ड. इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेरियम की. अच्छा देखो, बेरियम फॉर्म प्रोटेक्ट लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन फ्रॉम फर्दर करियर. देखो बेरियम जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है. और बेरियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है. ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है. मतलब बेरियम का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं है. अच्छा, बेरियम का जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक होता है. बेरियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है. एसिडिक भी है, बेसिक भी है. जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ में जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं. वो क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके अंदर पानी ऐड करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम ऑक्साइड के अंदर पानी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड. मतलब बेरियम ऑक्साइड होगा वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है. जो बेरियम ऑक्साइड है वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है. सोल्यूबल है किसके अंदर, एसिड एंड बेस के अंदर. एसिड के अंदर और बेस के अंदर. तो अब देखो ये काफी नेचर है जो बेरियम की क्या है, अपने ग्रुप से है, मुख्तलिफ है. तो बेरियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर of oxide which prevent from further oxidation. जो उनको प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से, फर्दर जंग लगने से.
ठीक है। देखो बेरियम जो है वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट वाटर के साथ, ना स्टीम के साथ। जबकि अदर अल्कली जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, तो मगर हॉट के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेता है। और बाकी जो अल्कली अल्कलाइन एलिमेंट है वो रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। अच्छा, BeO इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। insoluble in water but soluble in acid and अल्कली। soluble किसके अंदर है, एसिड के अंदर, और अल्कलीज के अंदर ये क्या है, soluble है। तो ये देखो बेरियम की एक यूनिक नेचर है, या मतलब एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरे अल्कलाइन एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं। ठीक है। बेरियम शो करते हैं मगर अल्कलाइन एलिमेंट नहीं शो करते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इस ब्लॉक देखो, पहले हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस ब्लॉक एमिट्स आर मोर हीट। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सेप्ट बेरियम एंड मैग्नीशियम। सिवाय किसके, बेरियम और मैग्नीशियम के, ये लेस रिएक्टिव है। बाकी अल्कलाइन जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अल्कली मेटल्स का आपको होता है साइज बड़ा है, आईपी लो है, और उनकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होती है, जो पढ़ाना था मैंने टॉपिक आपको, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाईली नेगेटिव की है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग reducing agent because of high negative value, high negative value of aqueous electrode potential and low IP। IP की क्या लो है, जो प्रोमोट करती है इनको ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीडेशन को क्या कर देती है, प्रोमोट करके बढ़ाती है। ठीक है। रिएक्टिविटी इन इस ब्लॉक एलिमेंट्स increases down the group।
डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होगी इस लाख में बढ़ेगी, क्योंकि मेटल के अंदर रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मेटल की रिएक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें एबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो मेटलिक सीजियम, मेटलिक सीजियम is most reactive in all these block। ठीक है, जो मेट्रिक सीजियम है वो क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है किसके अंदर, सारे इस ब्लॉक में, मतलब ग्रुप फर्स्ट में सेकंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मेट्रिक सीजियम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा होती है। अच्छा, अब आते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अल्कली मेटल, लिथियम और नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। Li2, सोडियम फॉर्म peroxide, सोडियम बनाता है peroxide, Na2O2 with excess oxygen, potassium, rubidium and cesium form superoxide। ये बनाते हैं सुपरऑक्साइड, KO2 RdO2 और CsO2। अच्छा, अब आते हैं इनके फार्मूले क्या होंगे। नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसको हम A से लिखते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड होता है O-2। कहीं भी नॉर्मल ऑक्साइड लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। अच्छा, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड को इस फॉर्म में लिखा जाता है इसे O2-2। दो ऑक्सीजन के ऊपर दो माइनस की चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, एक माइनस की चार्ज होगी, मगर लिखा इसको ऐसे जाएगा O2-2। सुपर ऑक्साइड जिसको इस तरह लिखा जाता है O2-1। दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 की चार्ज है, तो एक के ऊपर क्या होगी, हाफ होगी, क्या होगी, एक के ऊपर क्या होगी, हाफ। ठीक है, तो अब देखो पहले आते हैं हम लिथियम के, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, तो आपको क्या लिखना होगा, लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, पढ़ता है आप ये हम लोग +1। और नॉर्मल ऑक्साइड का फार्मूला मैंने ऊपर बेसिक लिख दिया है, तो नॉर्मल ऑक्साइड को आपने लिखना है O-2। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है क्रॉस में, इसकी 1 वैलेंसी इधर आएगी, क्या बनेगा फार्मूला, फार्मूला बनेगा Li2O, ठीक है, Li2O बनेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका आगे 2 लगा देंगे, इधर क्या लगा देंगे, 4, बैलेंस होगी, ये बन गया नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या है, अच्छा, अगर अल्कली मेटल कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, अल्कली मेटल का अगर वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है तो एम की वैलेंसी क्या लिखेंगे, +1, और O-2 लिखेंगे, ये 2 इधर आएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, M2।
तो ये है अल्कली मेटल ऑक्साइड, क्या कहेंगे इसको? अल्कली मेटल ऑक्साइड है, मगर ये है नॉर्मल ऑक्साइड। इसके आगे 4 लगेगा, इसके आगे 2 लगेगा। अच्छा, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है। अब देखो सोडियम है, ये रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ही करवाएंगे इसको, मगर बनाना क्या है इसको? सोडियम के Na+1, और पर ऑक्साइड है O2-2 पर ऑक्साइड, O2-2। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 इधर जाएगा, 1 वैलेंसी इधर जाएगी, और 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी, क्या बन जाएगा? Na2 Na2O2 Na2O2 बन जाएगा, क्योंकि ये तो 2 ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे, जो फार्मूले में आ गया देखो यहाँ पे। पराक्षर का फार्मूला भी क्या लिखा मैंने? O2-2 लिखा, वो यहाँ पे भी वही लिखा मैंने, O2-2। इसकी 2 वैलेंसी इधर आ गई, तो क्या बन गया? Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड। अच्छा, अल्कली मेटल अगर पर ऑक्साइड बनाए तो क्या फार्मूला हो जाएगा उसका? अगर अल्कली मेटल पर ऑक्साइड बनाएगा तो क्या फार्मूला होगा? वही होगा जो सोडियम वाला है, M2O2। ये है पर ऑक्साइड अल्कली मेटल का। अब आते हैं सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। अब देखो पोटेशियम की वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर +1, और सुपर ऑक्साइड का होता है O2-1। ये सुपर ऑक्साइड है, देखो वैलेंसीज बराबर है ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब वैलेंसीज बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, +1 और -1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा? KO2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अच्छा, इस तरह रुबिडियम भी बनाएगा। RbO2। सीजियम भी बनाता है, CsO2। अच्छा, अगर अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड बनाए तो उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? MO2। तो ये सुपर ऑक्साइड है किसका? अल्कली मेटल का। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैंने आपको पहले बता दिया कि बेरियम वैसे भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड का, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करता है? बचा रहता है। तो बनेगा बेरियम ऑक्साइड बनेगा, ये बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, मगर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देंगे तब उसके साथ हीट होगा। रूम टेम्परेचर पर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। देखो बेरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला ये है BeO MgO CO। ये नॉर्मल ऑक्साइड। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड, जिनका फॉर्मूला है SrO2 Da
ये इनके फार्मूले हैं। अब देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो पहले बता दूं मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है -2। नॉर्मल ऑक्साइड है, ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड को मैं लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, O-2, तो ये +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फॉर्मूला बन जाएगा MgO। ऐसे CO बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, DeO बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दो, +O2। ये एम किसका है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका ये एम है। जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो एम की तो वैलेंसी आपको पता है क्या होती है, +2, ऑक्सीजन की -2, आपस में कैंसिल, तो बन जाएगा MO। तो ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड है, किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम मैंने आपको भी बता दिया, स्ट्रॉन्शियम प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, तो स्ट्रॉन्शियम को लिखते हैं हम Sr+2, और ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे हम, O2-2। तो ये कौन सा ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है। तो अब देखो इनकी वैलेंसीज क्या है, बराबर है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और फॉर्मूला बन जाएगा SrO2, स्ट्रॉन्शियम पर ऑक्साइड। ऐसे बेरियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड। अच्छा, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल ये पर ऑक्साइड बना दें तो क्या फार्मूला होगा उनका, पर ऑक्साइड बनाएंगे तो बनेगा MO2। ये सुपर ऑक्साइड है। अब ग्रुप सेकंड ग्रुप बना, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। यूएसपी रहना चाहिए, चलो वहां से करेगा, वो सुपर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसलिए कि ये जो है वो आपका जो अभी तक जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो मेंशन है। मैंने पहले भी आपको कहा है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है, कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन है और इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है, इसको इस तरह से थ्योरेटिकल चाहते हो आवाज घट है यार, नहीं खोले चला था खिड़की ही ने हिला करे खिड़की हिला करे तो खबर पड़े वो मसले हो गए सवा खोले जैसे हाँ अच्छी भी आवाज हाँ ये आवाज आवाज बुझिए पे हाँ सही है या घट है। तो देखिए बेटा, एसी जनरेटर क्या होता है या एसी जनरेटर किसको कहा जाता है। देखिए आपको पता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो दो फॉर्म्स में होती है, एक इन द फॉर्म ऑफ डीसी और एक इन द फॉर्म ऑफ एसी। एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी जो होता है ये डायरेक्ट करंट है। चाहे करंट कोई भी हो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एसी जनरेटर जो होता है वो किस तरह से काम करता है या किस तरह से उसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको देखते हैं बेटा। एसी जनरेटर, देखिए ये जो जनरेटर होता है बेटा, ये एसी जनरेटर जो होता है कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एसी, इन फॉर्म ऑफ एसी। अब ये जो होता है वो एसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसका जो प्रिंसिपल होता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज ऑफ फिलिप्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप कह सकते हैं बेटा ये जो होता है ये वर्क्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो जनरेटर होता है इसके बुनियादी तौर पे दो हिस्से होते हैं, एक इंटरनल सर्किट होता है और एक होता है एक्सटर्नल सर्किट। इंटरनल सर्किट वो हिस्सा होता है जिस हिस्से के अंदर इंडक्शन होती है, करंट पैदा होता है, उसके उसको हम कहते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स। और एक वो हिस्सा होता है जिसको एक्सटर्नल कहा जाता है और एक्सटर्नल वो होता है जो लोड हम उसके ऊपर देते हैं। जैसे आप मिसाल ले लें कि आपके पास सबने जनरेटर देखा है, उसके अंदर इंजन लगा होता है। तो जो इंजन और जनरेटर होते हैं ये इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर होती है और उसका जो करंट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आता है, जो हमारा घर होता है या कहीं पे हम उसको करंट को यूज करते हैं, वो होता है एक्सटर्नल सर्किट। तो जनरेटर के अंदर एक इंटरनल सर्किट होता है
जिसके अंदर इंडक्शन की वजह से करंट बनता है, और दूसरा एक्सटर्नल होता है जो उस करंट को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जनरेटर के होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स बेटा। इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? बेसिक कंपोनेंट में एक होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट बेटा, ठीक है। और ये जो फील्ड मैग्नेट होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ परमानेंट मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मकसद है ऐसी चीज जो करंट देने से मैग्नेट बनती है। और यहाँ पे ये होता है हार्स शू मैग्नेट विथ concave pole pieces, concave pole pieces। अब ये हार्स शू मैग्नेट होता है जिसके concave pole pieces होते हैं। कैसे होते हैं ये दिखाता हूँ। दूसरा होता है इसके अंदर आर्मेचर कॉइल होती है बेटा। कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इन बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन बेटा। सिंपल सी बात है, अगर इंडक्शन से हमने करंट बनाना है तो एक तो मैग्नेट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे, और एक कॉइल चाहिए जिसके अंदर इंडक्शन हो, क्योंकि हमने एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना होता है? इलेक्ट्रिकल में। और इस मकसद के लिए हम प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपको मैग्नेट और कॉइल तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेट नहीं होगा, कॉइल नहीं होगी तो इंडक्शन नहीं होगी बेटा। इसके सिवा इसके अंदर होता है बेटा स्लिप रिंग्स। यही फर्क होता है बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती है, कम्यूटेटर्स होते हैं, और एसी जनरेटर के अंदर कौन सी होती है? स्लिप रिंग्स होती है। और चौथा जो होता है वो इसके अंदर होता है कार्बन ब्रशेस। जरूरी नहीं है कार्बन ब्रशेस हो, और भी मटेरियल होते हैं जिनके ये ब्रशेस बनते हैं। तो ये सिर्फ कार्बन के नहीं होते। आपके बुक में जो लिखे हुए हैं वो किसके लिखे हुए? कार्बन ब्रशेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप एक बेटा इस तरह से एक छोटी सी वीडियो देखें जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मैग्नेट होता है और कॉइल होती है, और उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रोटेट करवाते हैं, और रोटेट करने से उसके अंदर करंट पैदा होता है, और वो करंट जो होता है वो एसी होता है। ठीक है, आप एक थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपका बन जाए, फिर हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। देखें, आप इसको बेटा इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है बेटा कि ये एक बेटा मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के ये आपको यहाँ पे पीसेस देख रहे हैं बेटा। ये पीसेस कौन से होते हैं? कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं। और जो कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं ना बेटा, वो हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। ये कॉइल है, और ये जो कॉइल होती है बेटा, इस कॉइल को हम कहते हैं आर्मेचर। ये जो कॉइल होती है ये होता है आर्मेचर। अब जब ये कॉइल आप देखें, इस कॉइल के एक एंड का ताल्लुक एक रिंग के साथ है,
स्लिप रिंग्स। इसको स्लिप रिंग्स इसलिए कहा जाता है कि आप देखोगे जब ये कॉइल रोटेट करेगी ना, तो ये कॉइल का एंड इसके साथ स्लिप करेगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्लिप रिंग्स। और दूसरा एंड जो होता है वो दूसरी रिंग के साथ होता है, ठीक है। एक एंड का ताल्लुक एक रिंग के साथ होता है, दूसरी कॉइल का ताल्लुक दूसरे कॉइल के एंड का ताल्लुक दूसरी रिंग। और ये रिंग के साथ अटैच है कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस आते हैं। और ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो इस तरह से उस बल्ब के साथ, ये एक एक्सटर्नल लोड है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोड। अब जब आप इस कॉइल को घुमाओगे, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ये इंड्यूस्ड करंट इन रिंग्स तक आएगा। रिंग से ये कार्बन ब्रशेस कलेक्ट करेंगे, और ये जो चला जाएगा ये किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, लोड रेजिस्टेंस का। ये सारे इंटरनल कंपोनेंट्स है, मैग्नेट है, कॉइल है, रिंग्स है, ये चारों इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द जनरेटर कहलाते हैं। और ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के दरमियान। इन एक्सटर्नल कंपोनेंट इस कॉइल के अंदर एसी करंट बनता है, ये रिंग की तरह आता है, और रिंग से ये कार्बन ब्रशेस कलेक्ट करते हैं, कार्बन ब्रशेस इसको किस तरफ ले जाते हैं, एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। अब आप इसका थोड़ा जो है वो एक कंसेप्ट बनाए, देखिए ये इस तरह से, ये जब इस तरह से ये रोटेट करती है कॉइल, तो इसमें फ्लक्स चेंज होता है। आप देखें ये यहाँ पे इसके एंड्स जो होते हैं वो स्लिप कर रहे हैं, और जो करंट बनता है कार्बन ब्रशेस के थ्रू इस तरह, और ये करंट कौन सा है बेटा, एसी, क्योंकि इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से। अब देखिए कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये ईएमएफ का डायरेक्शन या करंट का दिखाया हुआ है। जैसे कॉइल रोटेट करती है तो इन कंडक्टर्स के अंदर मोशनल ईएमएफ बनती है, क्योंकि जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसके अंदर मोशनल ईएमएफ बनती है। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर कि ये जो होता है वो इस तरह से, ये जनरेटर होता है, और ये जनरेटर की जो कॉइल होती है वो इस तरह से रोटेट करती है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये काम कैसे करता है, और इसके फार्मूले क्या होते हैं बेटा। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर में इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब इसके सपोज करें आपके पास इस तरह से बेटा, देखिए बेटा, अब ये आप देख ले कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल बेटा, पहला हाफ साइकिल है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा, ये कॉइल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कॉइल है, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है। ये जो कॉइल होती है, ये जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये कॉनकेव पोल पीसेस वाला मैग्नेट है। इन मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। और जो कॉनकेव पोल पीसेस होते हैं ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं।
ये बेटा एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी और डी, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ी है। इस कॉइल के दो हिस्से हैं, जो एक कंडक्टर को मैंने ब्लू बनाया और दूसरे कंडक्टर को मैंने रेड कर दिया, ताकि हमें पता लगे थोड़ा समझने में। तो ए बी कंडक्टर जो है ये बेटा ब्लू है, और डीसी कंडक्टर जो होता है वो रेड है। अब ब्लू कंडक्टर का ताल्लुक आप देख सकते हैं इस ब्लू रिंग के साथ है, और ब्लू रिंग का जो ताल्लुक है वो इस कार्बन ब्रश के साथ है, इसके साथ। और ये जो रेड कंडक्टर है इसका ताल्लुक रेड रिंग के साथ है, रेड रिंग का ताल्लुक इस कार्बन ब्रश के साथ है, और इसका ताल्लुक इसके साथ है। ये हमारे पास है बेटा लोड रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल सर्किट। अब अगर आप देखेंगे तो बेटा इसको आप कह ले कि ये पोजीशन जो होती है बेटा, इसको आप कह ले बेटा पोजीशन 1। अब अगर आप पोजीशन 1 के ऊपर देखेंगे बेटा, तो ये जो कॉइल होती है ये क्या होती है बेटा, कॉइल इज पैरेलल टू डी। बेटा कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। और जब कॉइल पैरेलल होती है, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल इज जीरो बेटा। इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो। क्योंकि किसी भी चीज से फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 होती है। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और ये होते हैं बेटा, ये इसके एक्सिस ऑफ द कॉइल है, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है, और ये जो एक्सिस ऑफ द कॉइल है ये कनेक्टेड होते हैं बेटा इंजन के साथ। ये एक रॉड लगी होती है, ठीक है, जिसको एक्सल कहा जाता है। ये जो होता है बेटा इसको आप एक्सल कहते हैं, और एक्सल जो होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होता है बेटा। ये एक रॉड लगी होती है इस कॉइल के अंदर, और ये रॉड किसके साथ कनेक्टेड होती है बेटा, इंजन के साथ कनेक्टेड होती है। और ये कॉइल जब रेडियस, ये जब रोटेट करेगी तो ये इस कॉइल का रेडियस होगा बेटा। और आप देख सकते हैं बेटा कि रेडियस ऑफ द कॉइल जो होता है, रेडियस ऑफ कॉइल जो होता है आर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कॉइल अपॉन 2 होता है, क्योंकि ये पूरी विड्थ ऑफ द कॉइल होती है एसी। विड्थ ऑफ द कॉइल किसके बराबर है बेटा, एसी के बराबर। और रेडियस जो होता है वो हमेशा एक्सल से लेकर साइड तक होता है, और वो होता है विड्थ अपॉन 2 बेटा। अब ये इंजन क्या करेगा, इंजन इसको रोटेट करवाता है बेटा। ये इंजन इसको इस तरह से रोटेट करवाता है। जब इंजन इसको रोटेट करवाएगा तो बेटा ये साइड आप कह लें कि ये साइड इस तरह से नीचे की तरफ मूव करेगी, और ये साइड क्या करेगी बेटा, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये डीसी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द बी अपवर्ड मूव करेगा, और एसी कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द बी क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। जबकि एसी कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और डीपी कंडक्टर जो होता है ये भी क्या होता है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉइल के अंदर 4 कंडक्टर है, 4 ऐसे हैं। एक एबी कंडक्टर है, एसी कंडक्टर है, डीसी कंडक्टर है, और बीडी कंडक्टर है। जब ये इंजन इस कॉइल को रोटेट करवाएगा तो ये कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे मूव करेगा, और ये कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा। ये कंडक्टर पैरेलल होता है, ये कंडक्टर भी क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये एबी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और डीसी कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा।
बाकी एसी कंडक्टर और बीटी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेंगे। और आपको पता है जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, ईएमएफ बनेगी। ठीक है, और ये कंडक्टर 90 डिग्री पे कट कर रहा है और ये कंडक्टर भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है। इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगी और इसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगी। तो ये जो एबी हिस्सा होता है और डीसी हिस्सा होता है, ये दोनों कंडक्टर के जो हिस्से होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो इन दोनों के अंदर मोशनल ईएमएफ बनती। अब अगर इसका डायरेक्शन देखोगे तो मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन देखा जाता है विद द राइट हैंड टू। ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, और ये जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ द मोशनल ईएमएफ। अब आप देखिए बेटा, ये कंडक्टर रेड कंडक्टर बाहर की तरफ मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो इसमें जो ईएमएफ का डायरेक्शन अपवर्ड, और ये ब्लू कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो रेड कंडक्टर के अंदर ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा बेटा, और ये जो ब्लू कंडक्टर होगा इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होगा। ब्लू कंडक्टर के अंदर ईएमएफ 1 बनेगी और रेड कंडक्टर के अंदर ईएमएफ 2 बनेगी, और इस ईएमएफ का करंट इस तरह से फ्लो करेगा, जो करंट इस साइड से होता हुआ ये करंट एबी साइड के अंदर आएगा। एबी साइड का करंट भी यहाँ से कंबाइन होगा और ये दोनों करंट्स इस तरह से होते हुए ये ब्लू रिंग तक आए। ठीक है, तो ये करंट इस तरह से बाहर आएगा, यहां से होता हुआ करंट ब्लू रिंग तक आएगा, ब्लू रिंग से कार्बन ब्रश में आएगा, कार्बन ब्रश से होता हुआ ये करंट इस तरह से रेजिस्टर से होता हुआ ये करंट इस रिंग में आएगा, और इस रिंग से होता हुआ ये करंट इसके अंदर वापस चला। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ईएमएफ होती है ये करंट को इस तरफ ले जाती है, और ये जो होती है ये करंट को इस तरह ले जाती है। तो ये जो करंट होगा ये यहाँ से फ्लो करेगा, सीए कंडक्टर से फ्लो करता हुआ एबी के अंदर आएगा। जब ये करंट एबी के अंदर पहुंचेगा तो एबी का करंट भी उसी डायरेक्शन में, दोनों करंट्स का डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों करंट कंबाइन होंगे, कंबाइन होके इस रिंग तक आएंगे, रिंग से होते हुए ये करंट यहाँ पे आएंगे, और रेजिस्टर से गुजर के ये करंट इस तरह से आएगा और यहाँ से ये करंट इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन होती है, जब प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो फ्लक्स थ्रू कॉइल जीरो होता है, लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो कॉइल के कंडक्टर्स की जो एंगल होगी विद द मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर एट दिस पोजीशन at this position at this position maximum EMF is induced in coil because AB and CD move in perpendicular direction with D, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ये दोनों करंट आपस में मिलते हैं। देयरफॉर जो टोटल ईएमएफ बनेगी वो बनेगी ईएमएफ 1 प्लस कौन सी बनेगी, ईएमएफ 2। अब ये मोशनल ईएमएफ है क्योंकि ये कंडक्टर मूव कर रहा है, ये कंडक्टर मूव करता है, तो मोशनल ईएमएफ एक के अंदर बनेगी VBL साइन थीटा और दूसरे के अंदर भी बनेगी VBL साइन थीटा, और यहाँ पे साइन 90 है, देयरफॉर मैक्सिमम बनेगी,
और मैक्सिमम जो बनेगी वो बनेगी 2VBL। यहाँ पे जो बनेगी बेटा वो 2VBL बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम बनेगी बेटा, ठीक है। मैक्सिमम बनेगी और दोनों के अंदर इक्वल बनेगी, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स की लेंथ सेम है, और जब ये रोटेट करेंगे दोनों की स्पीड भी से, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये कॉइल रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के दौरान जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, टेंजेंशियल। दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो दोनों के अंदर इक्वल ईएमएफ बनेगी, और दोनों ईएमएफ सम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगी, 2VBL के बराबर आएगी। अब आ जाए पोजीशन 2 पे, ये हो जाती है बेटा पोजीशन 2। अब आप देखें, ये कॉइल इस तरह से रोटेट करके सम एंगल पे आ गई। अब जैसे ही कॉइल रोटेट करके सम एंगल पे आ गई बेटा, तो फ्लक्स क्या होना शुरू हो गया बेटा, डिक्रीज, फ्लक्स कम होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स सॉरी डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है बेटा, जीरो। तो जैसे कॉइल रोटेट करके इस पोजीशन पे आ गई, तो प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल नहीं है और न ही परपेंडिकुलर है। प्लेन ऑफ द कॉइल जो होता है, ये कॉइल न ही पैरेलल है और न ही परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लक्स जो होता है वो इंक्रीजेस, और फ्लक्स जो होता है वो इसके अंदर बन जाएगा BAN cos अल्फा बेटा, ठीक है, cos थीटा बेटा, क्योंकि अल्फा एक और एंगल को जाहिर करता है। फ्लक्स बन जाएगा इसके अंदर बेटा BAN cos थीटा। एन का मकसद होता है नंबर ऑफ टर्न्स, और आपको पता है जब एंगल 0 नहीं होती, 90 नहीं होती, तो फ्लक्स किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा के बराबर। अब ये थीटा कौन सी बेटा, ये होता है इसका एरिया वेक्टर बेटा, ये आप कह सकते हैं कि ये इसका एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है बेटा। और ये जो एंगल होती है ये कौन सी होती है बेटा, थीटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाता है बेटा, फ्लक्स जीरो होता है। अब आप देख ले बेटा, ये कंडक्टर जो मूव कर रहा है, अब कंडक्टर की एंगल भी 90 नहीं रहेगी। पहले कंडक्टर मूव कर रहा था बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ 90 पे, अब इस पोजीशन पे कंडक्टर की जो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, कंडक्टर की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है बेटा 90 नहीं रहा, कंडक्टर भी सम एंगल पे मूव करता है। जब कंडक्टर सम एंगल पे मूव करेगा तो ईएमएफ क्या होगी बेटा, ईएमएफ कम हो जाएगी, और इस जगह पे जो ईएमएफ इसके अंदर बनती है बेटा, ये हो जाएगी 2VBL साइन थीटा। यहाँ पे साइन 90 नहीं है बेटा, साइन 90 नहीं है, तो इसका मकसद है कि जो ईएमएफ है वो क्या हो गई, फ्लक्स बढ़ना शुरू हो गया, तो ईएमएफ क्या होना शुरू हो गया बेटा, कम होना शुरू हो गई। अब ये आ जाए, फाइल आ गई यहाँ पे बेटा, ये आप बना ले बेटा, ये ब्लू कंडक्टर है, यहाँ पे रेड आ गया है, ये ब्लू कंडक्टर है, और इसका नेम कौन सा है बेटा, ब्लू कंडक्टर का A B, और ये कौन सा है बेटा D, और ये C है बेटा, ठीक है। अब देखिए ये कॉइल रोटेट करने के बाद अब पोजीशन 3 पे आ गई बेटा, ये आ गई हमारे पास पोजीशन 3 बेटा। अब पोजीशन 3 के ऊपर क्या है बेटा, पोजीशन 3 के ऊपर आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो एरिया वेक्टर है बेटा, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और एरिया वेक्टर अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो प्लेन ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा।
अब आप इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी देखें, इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल हो गई और इस कंडक्टर की वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो गई, पैरेलल। अब ये दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ किस तरह से मूव करें, पैरेलल मूव करें। अगर दोनों कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करेंगे तो मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि इसके अंदर प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर विथ बी। प्लेन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है और फ्लक्स जो होता है बेटा ये क्या बन जाता है, फ्लक्स बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, और ईएमएफ बिकम्स जीरो। ठीक है, ईएमएफ बिकम्स जीरो बिकॉज, ठीक है, कंडक्टर्स मूव पैरेलल टू बी। कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करते हैं और इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा वो बन जाएगा बी ए एन पे। काज नहीं लगेगा क्योंकि का जीरो वन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लक्स जीरो होता है तो ईएमएफ क्या होती है, मैक्सिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ क्या हो जाती है, जीरो। अब हमारे अफलातूनों की जो सोच है वो ये होगी, इससे कैसे हो सकता है कि फ्लक्स मैक्सिमम हो ईएमएफ जीरो हो और फ्लक्स जीरो मैक्सिमम ईएमएफ हो, कैसे हो सकता है। तो आपको किसने कहा कि ईएमएफ जो होती है वो फ्लक्स के मैक्सिमम होने से बनती है या मिनिमम होने से बनती है। ईएमएफ जो बनती है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बनती है। ठीक है, तो जब फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ के अंदर भी चेंज आती है ना, ईएमएफ मैक्सिमम से क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये रोटेटिंग जो होता है ना इसमें फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता रहता है ईएमएफ भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगी, ये चीजें रट्टे की होती है। यहाँ पे बात हो रही फ्लक्स चेंज की। तो जब फ्लक्स चेंज होता है ना तो ये में इंड्यूस होती है। तो पहला हाफ साइकिल जो होता है ये हमने डिस्कस किया कि एसी जनरेटर की जब कॉइल इस तरह से रोटेट करती है तो ये पोजीशन 1 से पोजीशन 3 तक आती है। तो ये पहला हाफ साइकिल जो होती है वो कवर करती है। अब आ जाते हैं दूसरे हाफ साइकिल के ऊपर। अब दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये कॉइल इस तरह से चली जाती है। ठीक है, ये कॉइल जो होती है बेटा दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये कॉइल इस तरह से आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जहां पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कहां पे छोड़ा था, फ्लक्स क्या होता है, जीरो। इस पोजीशन पे हमने इसको छोड़ा था बेटा। ये पोजीशन 3 है बेटा, ये वही पोजीशन 3 है बेटा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। पोजीशन 3 है, एरिया वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा वो इस तरह से पैरेलल मूव करते हैं और इस कंडीशन के अंदर जो ईएमएफ होती है वो क्या हो जाती है बेटा, जीरो। मैंने लिखी यहाँ पे जीरो, ईएमएफ का जीरो लिख देता हूं मैं बेटा। हाँ, बराबर ही लिखी जा चाहिए, ईएमएफ हो जाएगी जीरो बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉइल यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये कॉइल अपना जो है वो इस तरह से टर्न करेगी और टर्न करने के बाद अब कॉइल आ गई बेटा यहाँ पे। अब आप देखिए फिर इस कंडक्टर की सम एंगल बनती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इस कंडक्टर की भी क्या बनती है बेटा, सम एंगल बनती है। अब फ्लक्स फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम। फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा तो इन कंडक्टर की सम एंगल बनना शुरू हो जाएगी। तो आप कहोगे कि इस पोजीशन पे फ्लक्स डिक्रीजेस और ईएमएफ जो है वो ईएमएफ
इंक्रीजेस, और इस कंडीशन पे जो फ्लक्स होता है बेटा वो हो जाएगा माइनस पी ए एन cos थीटा, क्योंकि अब फ्लक्स नेगेटिव होता है, एंगल देखें अब चेंज होती है, फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव, और जो ईएमएफ इसके अंदर होती है वो कितनी हो जाएगी 2 VPL sin थीटा। इसको आप कर दें पोजीशन 4 बेटा, इसको कर दें पोजीशन 4। अब देखिए बेटा, अब पोजीशन 4 से कॉइल रोटेट करके यहाँ पे आ गई बेटा। आप देखेंगे बेटा ये कंडक्टर अब ऊपर जा रहा है और ये कंडक्टर क्या आ रहा है बेटा नीचे आ रहा है। फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के दरमियान देखें, फर्स्ट पोजीशन पे ब्लू कंडक्टर नीचे आ रहा था और रेड कंडक्टर ऊपर जा रहा था। फिफ्थ पोजीशन पे आप देख लें कि रेड कंडक्टर नीचे आ रहे हैं और ब्लू कंडक्टर ऊपर जा रहा है, और ये परपेंडिकुलर है। फ्लक्स फिर क्या हो गया बेटा, फ्लक्स 0 हो गया। तो पोजीशन आप देखेंगे ये हो जाएगी पोजीशन 5। आप कहोगे कि प्लेन ऑफ कॉइल बिकम्स पैरेलल, प्लेन ऑफ कॉइल जो होता है वो पैरेलल बन जाता है, और फ्लक्स जो होता है बेटा फ्लक्स बिकम्स 0 बेटा, ठीक है। फ्लक्स 0 बन जाता है। एक ईएमएफ जो होती है बेटा, ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम बट रिवर्सेस डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, और ये ईएमएफ जो होती है ये हो जाएगी VPL के बराबर, और यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 0। अब डायरेक्शन कैसे बनेगा, देखिए बेटा हमने पहले भी इस तरह बनाया था, इस साइड में करंट इस तरह से बनेगा, इस साइड में करंट इस तरह से, ये करंट आएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ईएमएफ 1 बनी और इसके अंदर ईएमएफ 2 बनी, ये करंट यहाँ पे आएगा और ये दोनों करंट मिक्स होके अब यहाँ पे आएंगे। अब ये आप देख सकते हैं रेड रिंग तक आएंगे और रेड रिंग से इस तरह से आएंगे। अब ये करंट इस तरह से, अब आप देख लें फर्स्ट पोजीशन पे रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन कौन सा था बेटा, फिफ्थ पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे करंट का डायरेक्शन ये था, और किस रिंग से करंट बाहर आया था ब्लू से, और किस रिंग से करंट बाहर गया था रेड से। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो रहा है बेटा, फिफ्थ पोजीशन पे जो होता है वो रेड रिंग से करंट बाहर आ रहा है और ब्लू से क्या हो रहा है अंदर जा रहा है। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा चेंज। अब आप देखिए फर्स्ट में ब्लू में डाउनवर्ड डायरेक्शन था, रेड में क्या था अपवर्ड, और फिफ्थ में ब्लू में अपवर्ड है, रेड में क्या होता है डाउनवर्ड, और करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया बेटा चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो रिंग्स होती है ना इनका कनेक्शन चेंज नहीं होता। रेड रिंग का कनेक्शन हमेशा इसी कार्बन ब्रश के साथ रहता है, ब्लू रिंग का हमेशा इसी कार्बन ब्रश के साथ होता है। यहाँ पे कॉइल रोटेट करती रहती है लेकिन कार्बन ब्रशेस और रिंग्स का कनेक्शन तब्दील नहीं होता, ठीक है। अब आप इसको जो है वो फार्मूले को फाइनलाइज कर दें बेटा, कि इसका जो फार्मूला होता है बेटा ईएमएफ का ये होता है 2 VPL sin थीटा, और ये रोटेटरी मोशन है, देयरफॉर वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी R ओमेगा इंटू L साइन ओमेगा इंटू टी बेटा। आप इसको लिख सकते हैं 2, रेडियस होता है बेटा विड्थ अपॉन 2, ये बेटा W है और ये ओमेगा है, फर्क ध्यान में रखिएगा बेटा। ये होता है ओमेगा, ऐसा नहीं कि आप ओमेगा स्क्वायर कर दें, ये W विड्थ है बेटा, और ये हो जाएगा बेटा L साइन ओमेगा होता है बेटा 2 पाई f इंटू टी, 2 में जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा, और ये होगा लेंथ इंटू विड्थ बेटा, ठीक है। साइन 2 पाई f इंटू टी बेटा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा बेटा a, ठीक है, ओमेगा a, ठीक है। और b बेटा, b का फैक्टर मैं लिखना भूल गया बेटा, यहाँ पे b भी आएगा बेटा, इसके साथ b है और इसके साथ भी कौन सा है बेटा
बी है और यहाँ पे भी बी फैक्टर है बेटा, और ये होगा बी साइन 2 पाई एफ इंटू टी बेटा। तो ये जो ईएमएफ का फार्मूला होगा बेटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो नवाब साइन थीटा होगा। इसको आप याद कर सकते हैं बेटा कि ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। और जब मैक्सिमम होती है बेटा, उसको हम ये कहते हैं बेटा एन ओमेगा ए इंटू बी। जब थीटा जो होती है बेटा 90 डिग्री होती है, देयरफॉर आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं ई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी बेटा। 2 पाई एफ इंटू टी मीन्स इसके अंदर जो ईएमएफ बनती है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंगुलर वेलोसिटी पे, एरिया पे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, और ये टाइम होता है, टाइम आपको बताता है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईएमएफ होती है बेटा। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर देख लें, इसको जो हमने बेटा वीडियो जो है वो डिस्कस की थी, ताकि ये जो है वो चीज अब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से होता है बेटा। कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं जिसका कनेक्शन जिस कार्बन ब्रश के साथ होता है इस तरह से, तो जब ये इस तरह से रोटेट करती है तो इसके अंदर कंडक्टर्स मूव करते हैं, मोशनल ईएमएफ होती है, इस तरह से ये करंट जो होता है ये इस तरह से इसके अंदर बनता है। और पूरे कंप्लीट साइकिल के अंदर हमने पूरा कंप्लीट साइकिल पढ़ा। एक जो हमने कंप्लीट साइकिल पढ़ा, हाफ साइकिल, दूसरा जो हाफ साइकिल, दोनों मिलके फुल साइकिल बनाते हैं। अगर ये 1 सेकंड में एक बार रोटेट करेगा तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। और पाकिस्तान के अंदर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? 52। मीन्स ये 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट करे? 50 to 60 टाइम रोटेट करेगा, तो यहाँ पे करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 50 to 60 हर्ट्ज बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास एसी जनरेटर। इसके कुछ पॉइंट्स रहती है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपकी जो बेटा टेस्ट होगी, जो जीटी होगी बेटा, वो आपकी जो फिजिकल वाले हैं उनकी फिजिकल होगी, जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी ऑनलाइन होगी। और ये जो होगी, ये टेस्ट जो होगी वो आपकी इंशाल्लाह 5:30 बजे होगी शाम को। ठीक है, आप लोग आ जाइएगा बेटा। आपको अपना रोल नंबर न्यू याद होगा बेटा, 6 डिजिट्स वाला। आपको आंसर शीट हम यहाँ पे दे देंगे। अगर किसी को रोल नंबर याद नहीं तो पूछ ले, वो रोल नंबर आप इस बार फिल कर लीजिएगा। आंसर शीट आपको दे देंगे, खाली आप आ जाइएगा 6 डिजिट्स वाली। बाकी जो पहले पुरानी थी 5 डिजिट्स वाली, वो काम की नहीं होगी। आप 5:30 बजे आ जाइएगा बेटा, तो आपको आंसर शीट हम यहाँ पे दे देंगे, इधर आ। ठीक है, आपकी जो जीटी होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, जीटी फिजिक्स